मुझको हमेशा से लगता था कि ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो है खुशी हासिल करना। अब खुशी की जो डेफिनेशन है वो हो सकता है आपके लिए मुख्तलिफ हो, मेरे लिए मुख्तलिफ हो। जैसे मुझे खुशी हासिल होती थी कोई अच्छी किताब पढ़ के, अपने दोस्तों से बातचीत करके, अच्छे कपड़े पहन के, मज़ेदार खाने खा के और टीवी देखकर, अपना पसंदीदा शो देखकर। अब ये चंद वो बातें हैं जिनसे हमें खुशी मिल जाती है, घर वालों से जिनसे हमारी दोस्ती है उनसे बातचीत करके, ऑल एंड ऑल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आई थिंक ये जो बात है ना, ये इंसानी तजुर्बे के मुकाबिल बहुत छोटी बात है कि पूरी ज़िंदगी आप गुजार दें सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो बहुत ग्रैंड है, और कभी कभी उस मकसद में आपको शायद खुशी हासिल ना हो लेकिन सुकून और सेटिस्फैक्शन हासिल हो जाए। तो आज से 15 साल पहले जहाँ पे मेरा मकसद खुशी हासिल करना था, वहाँ पे डेफिनेटली आज मेरा मकसद सुकून हासिल करना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कहीं पे हूँ तो मैं वो सारे काम कर रही हूँ जो मुझे खुशी देते हैं, लेकिन चूँकि एक सेंस ऑफ सुकून आपको हासिल हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा दिल भर गया है विद सेटिस्फैक्शन, और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं उसको कंक्लूड कर सकती हूँ। लेकिन आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि खुशी के पीछे भागने की बजाय, उसको एज अ रिवॉर्ड या एक मकसद देखने की बजाय, अगर आप उसको एज अ टूल या स्किल देखना शुरू कर दें, या आप उसको एज एन इंग्रेडिएंट देखना शुरू कर दें जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में जब ऐड इन हो तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ खुशी के पीछे भागने से खुशी हासिल नहीं होती है। खुशी वाकई में हमारे साथ ही होती है, हमारे अंदर ही होती है, और हम जब चाहें उसको हासिल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपना दिन बेहतर कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का दिन बेहतर कर सकते हैं, एंड देन ऑल इन ऑल एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बात समझ आई कुछ? सो बेसिकली खुशी को हमने रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करने की बजाय अपनी ज़िंदगी का साथी ट्रीट करना है फॉर एवरी डे। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको चंद ऐसी बातें बताना चाहूँगी जिनको मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। और चूँकि ज़िंदगी का एक मकसद ये भी है कि मेरे आसपास लोग खुश रहें, इसलिए मैं आप सबके साथ ये सब बातें शेयर करना चाहूँगी। अब यहाँ पे खुशी की हम बात करते हैं, वहाँ पे हम दुख की भी बात करते हैं। अब दुख क्या है? बेसिकली कोई भी चीज़ जो हमको नाराज़ कर दे, दुख दुख है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन यहाँ पर एक जो मैंने अच्छा काम ये किया, वो मैंने सवाल किया कि जो दुख है उसकी कोर में क्या है। अगर कोई भी चीज़ मुझे दुखी करती है, फॉर इंस्टेंस हमारी ज़िंदगी में रिजेक्शन हासिल करना, या फेलियर हासिल करना, कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें फ़ेल हो गए हैं, कहीं एप्लीकेशन दी है उसमें रिजेक्शन आ गई है, किसी को पसंद करते हैं वो आगे से कह रहे हैं हमें कभी फ़ोन मत करना, ये सब चीज़ें हमें दुखी करती हैं। हमने टेलर को अपना सूट दिया हुआ है पसंदीदा, वो गलत बन के आ गया, वो एक ही कपड़ा था वो ख़राब हो गया है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा टाइम पे नहीं पहुंचा। कहने को तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये सब चीज़ें हमको दुखी करती हैं। तो जहाँ पे पहले हम खुशी की बात करें उससे पहले हम ज़रा दुख की बात करते हैं। एक सवाल जो मैंने खुद से किया जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, वो ये था कि जब मुझे कोई चीज़ दुखी करती है तो वो मुझे क्यों दुखी करती है, ऐसा क्या हो रहा है उस पॉइंट पे जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील करवा रही है कि मैं अब आगे ज़िंदगी में बढ़ नहीं पा रही हूँ, या मैं उसके बारे में सोचने से रुक नहीं पा रही हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक डर होता है, जो हमें लगता है कि अगर ये चीज़ ऐसे ना हुई तो हमारी दूसरी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को ओवरऑल एक टाइमलाइन के तौर पे देखें, तो जो चीज़ मुझे और आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक रेज़िलिएंट इंसान और एक दिलचस्प इंसान बनाती है, वो हमारे दुखी और खुशी के लम्हे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी में हुई हैं, जिनको हम नाकामयाब समझते रहे कि हम हमारी कामयाबी की दुश्मन हैं, असल में वो तमाम चीज़ें भी हमारी आज की जो हमारी शख्सियत है उसको बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो जैसे छोटी-छोटी बातों पे अगर मैं दुखी होती थी तो मैं फिर अपने आप को ये कहती थी कि तंज़ीला, ये इमोशन भी तुमको बेहतर बनाएगा, रिलेटेबल बनाएगा, जो इंसानी तजुर्बा है वो तुम्हें देगा। तो तुम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सब कुछ अच्छा रहे। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, जैसे अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान व्हीलचेयर टूट जाती है, तो इससे पहले कि मैं अब दुखी हो जाऊँ, मैं एक लम्हा लेके, गहरी सांस लेके उसके बारे में सोचती हूँ और सही सवाल करती हूँ। सबसे पहला सवाल, ऐसी क्या बात है इस पूरे मामले में जो मुझे दुखी कर रहा है? और अगर
उस चीज़ को लेके मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं वो करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर व्हीलचेयर टूट गई है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरलाइन वालों ने आपकी व्हीलचेयर तोड़ दी है, तो आप क्या करें? आप कंप्लेन करें, आप सही जाके जो वहाँ पे महकमा है उससे बात करें, या आपके बारे में लिखें, आवाज़ उठाएं। बैठ के दुखी होने से बेहतर ये है आप ये सारे एक्शन पॉइंट्स करें। उससे एक तो ये कि आप दुख से ज़रा जल्दी बाहर निकल आएंगे, दूसरा ये कि आपने कोई हाथ पैर चलाए हैं तो कोई बेहतरी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और तीसरा ये आपकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल होगी। तो खुशी पे जाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। और आप गौर करेंगे कि जब जब आपने रैशनली यानी कि समझदारी से इन लम्हों के बारे में गौर व फिक्र किया और सोचा है कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो वो आपके लिए एक लाजवाब लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। जैसे इन माई केस, अगर मेरी व्हीलचेयर टूटी है तो मेरा खौफ वहाँ पे कुछ ऐसा है कि अब तो मैं कहीं जा नहीं सकती, अब तो मैं कहीं मूव भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अब जो सही काम करने वाले होते हैं मैं फटाफट वो करती हूँ, जो एक्शन पॉइंट होता है। तो बैठ के दुखी होने से सिर्फ वक्त का ज़्या होता है और आप सीखते नहीं, आप ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे लम्हों को जोड़ें कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी डाउनफॉल अगर आया है उससे आपने सीखा है, उन उन लम्हों में आपने सही सवालात किए हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उन सब सवालात की वजह से आपको कुछ ऐसी बातें खुद के बारे में पता चली हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम ही ना हो कि आप कितने बहादुर हैं, जब तक शेर सामने आया नहीं। और जब फिर शेर सामने आया तो आपको पता चला कि ओ वेट अ मिनट, मेरे पास तो ये सलाहियत है, मेरे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इस शेर का भी मुकाबला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, खुद को भी मैं संभाल सकती हूँ, और जो आसपास के लोग हैं मैं तो उनकी लीडर हूँ, मैं तो उनके लिए भी सही फैसला कर सकती हूँ। तो लम्हे से लेके लम्हे तक हमें समझ आती है कि अच्छा हम कितने कैपेबल हैं। और आई थिंक मेरी पूरी ज़िंदगी ही इन तमाम लम्हात का एक प्रोडक्ट है कि उन लम्हों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो माजूरी है वो एक बहुत छोटी चीज़ है, और ज़िंदगी में और बहुत सारे तजुर्बे हैं और बहुत कुछ करने के लिए है। जब हम फेस टू फेस होंगे उन मामलात के साथ तब हमको अपनी सलाहियत का अंदाज़ा होगा। तो ये तो बात होगी हमारे दुख को लेके। अगर आपके पास कोई भी कमेंट या क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालें, क्योंकि मैं इस पूरे चैनल को एक स्पेस क्रिएट एक एज अ स्पेस क्रिएट करना चाह रही हूँ जहाँ पे हम अपने तजुर्बे को शेयर करके किसी और का फ़ायदा कर सकें। अब हम आते हैं खुशी के ऊपर। तो मेरे नज़र में दो तरह की खुशियाँ होती हैं, एक टाइप 1 हैप्पीनेस होगी, एक टाइप 2 हैप्पीनेस होगी। टाइप 1 हैप्पीनेस बेसिकली बहुत सिंपल बात है, कोई ऐसी चीज़ जो हमको बहुत इंस्टेंट फटाफट खुशी दे दे। जैसे हमने आइसक्रीम खा ली, या खाना बहुत अच्छा खा लिया, या कोई अच्छी मीम देख ली। मुझे तो इतना शौक है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने का, छोटी जो क्लिप्स होती हैं उनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत हंसती हूँ। कॉमेडी शो हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ये सब चीज़ें टाइप 1 हैप्पीनेस में आती हैं। और टाइप 1 हैप्पीनेस एक बहुत ही नाजुक मामला है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमको अंदाज़ा नहीं होता, हम टाइप 1 हैप्पीनेस हासिल करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए। बहुत सारे लोग नशे में पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वो टाइप 1 हैप्पीनेस मिल रही होती है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। स्मोकर्स को ही आप देख लें, वो सिगरेट क्यों पीते हैं? कोई बेवकूफ़ तो है नहीं इतने पैसे खर्च करे, ये सब चीज़ें ख़रीदे, फिर माशरे में भी उसको कहा जाए कि ये सिगरेट पीता है या पीती है, और वो सब चीज़ें फेस करें क्योंकि उनको एक किस्म की वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिल रही है। वो उनका ज़ाती मामला है, मान लिया। लेकिन हम बेहतर डिसीजंस भी कर सकते हैं, जहाँ पे पैसे हमारे लग रहे हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें टाइप 1 हैप्पीनेस तो मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे क्या होंगे, हमारे रिलेशनशिप्स पे क्या होंगे, हमारे फाइनेंसेस पे क्या होंगे, वहाँ पे हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। बेसिकली हैप्पीनेस बस एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में किक ऑफ करता है, उसको हम एंडोर्फिन्स भी कहते हैं। जैसे आप स्विमिंग जब करते हैं तो कुछ होता नहीं है, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में वो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। और इस वीडियो के साथ मैं कैप्शन में कुछ ऐसी बातें लिख दूंगी जिस तरह से आप उन हार्मोन्स को एड्रेस कर सकते हैं, ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऐसी आदत अपनाए बगैर जो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान दे। तो नशे वगैरह ये सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो वो आपको टाइप 1 हैप्पीनेस तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसानात भी देता है। और चूँकि मैं और आप एक समझदार इंसान हैं, हम अच्छे फ़ैसले करना चाहते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम टाइप 1 हैप्पीनेस तो हासिल करें, लेकिन नुकसान हासिल किए बगैर। सो टाइप 1 हैप्पीनेस को क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो मीठा खा रहे हैं,
अब अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे एक वर्कआउट के साथ, तो एंडोर्फिन्स आपको दोनों सूरत में मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, शायद आप कैलोरीज गेन कर रहे हैं, शायद आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके वेट लॉस के गोल में वो इंटरफेयर करेगा। फिर जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको वही खुशी टाइप 1 की हासिल होगी जो आपको कोई मीठा खाने से हासिल हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप समझदारी से चलें और सही फैसला कर लें, तो आपके गोल को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिमिलरली टाइप 2 हैप्पीनेस बेसिकली कोई एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को हम कहते हैं कि जैसे अगर आपने एक डिग्री कंप्लीट कर ली है, या आपने शादी कर ली है, आपके घर औलाद हो गई है, कुछ ऐसा ग्रैंड बिगर थिंग जो बहुत ज़्यादा देर के बाद हासिल हो, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ना हो, उसको हम टाइप 2 हैप्पीनेस कहते हैं। अक्सर जैसे हम ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद अगर हासिल कर लें, और आप नोटिस करेंगे कि टाइप 1 हैप्पीनेस और टाइप 2 हैप्पीनेस ना कभी कभी एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी होती है। टाइप 2 हैप्पीनेस चूँकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है, उसको अचीव करने के लिए हम मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन चूँकि वो टाइप 2 लॉन्ग टर्म है तो उसका अफेक्ट भी ज़्यादा देर तक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट कर लेंगे तो फिर उसकी खुशी तो सारी ज़िंदगी रहेगी ना आपको। कोई आपको आपके चौथे साल में आके वो डिग्री वापस तो नहीं ले लेगा। डिग्री आपने हासिल की, वो आपकी है, तो वो हमेशा के लिए एक किस्म की खुशी रहने वाली है। तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए टाइप 1 हैप्पीनेस क्या है और आपके लिए टाइप 2 हैप्पीनेस क्या है। मेरे लिए टाइप 2 हैप्पीनेस डेफिनेटली, अगर मैं एक मुल्क का दौरा कर लूँ तो वो मेरे लिए टाइप 2 हैप्पीनेस बन जाती है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई, मैं एक दफ़ा चली गई हूँ, मैंने वो सब चीज़ें देख ली हैं, तजुर्बा कर लिया, अब वो तजुर्बा मुझसे कोई ले नहीं सकता। तो मेरा जो फोकस रहता है वो टाइप 2 हैप्पीनेस पे रहता है, और मोस्टली जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो आपको टाइप 2 हैप्पीनेस से ही हासिल होगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि अच्छा किस किस्म की दो टाइप्स की हैप्पीनेस हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड एंड ट्राइड बाय मी, योर्स ट्रूली। तो अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आप खुशी घर बैठे हुए क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा खुश इंसान होंगे, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, आप उन लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जो खुश होते हैं। और जब हम खुशी के साथ ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, चाहे वो सुबह हम चाय ही क्यों ना बना रहे हो, उसमें कामयाबी हासिल करना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सड़े हुए दिल के साथ कुछ करेंगे ना, और वही काम आप एक खुश दिल के साथ करेंगे, दोनों कामों का जो नतीजा है ना वो आपके सामने बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि मैं और आप बेसिकली एनर्जीज ही तो हैं, तो हमारे दिल में अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी, बेसिक से बेसिक काम भी स्पेशल हो जाएगा। तो अब इन बातों को हैक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सबसे मैं एक वादा भी लेना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को एटलीस्ट आप 40 से 60 दिन तक करेंगे कंसेक्यूटिवली, उसका इफेक्ट देखने के लिए। एंड अगर आप बीच में कभी एक दफ़ा छूट भी जाए तो ख़ुद को पनिश बिल्कुल नहीं करेंगे, अगले दिन से शुरू कर लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो आदत हमने अपनानी है वो ख़ुद के साथ सलाह रहमी है, और सलाह रहमी तभी होती है जब कोई गलती होती है। तो अगर हम खुद से गलती कर बैठे हैं, सुस्ती में आ जाएं, तो कोई बात नहीं, फॉरगिव योरसेल्फ, अगले दिन से खुद को डिसिप्लिन कर लें। ठीक है, मैंने खुद के साथ जब से ये रवैया अख्तियार किया है, मैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हूँ अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, और अपने साथ सेफ फील करती हूँ कि कोई मुझे मौका दे ना दे, एटलीस्ट तंजीला मेरे साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करेगी, बल्कि मोहब्बत से खुद को डिसिप्लिन करेगी। तो मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ जो मैंने सीखी थ्रू अ कोर्स जो मैंने किया था हैप्पीनेस के ऊपर। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि अगर आप गहराई में जाके खुशी को स्टडी करना चाहते हैं, मैं आप सबको दावत दूँगी कि आप ऐसा ज़रूर करें। लेकिन अगर आप इसकी समरी जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको इसी पॉडकास्ट में देना चाहूँगी। सबसे पहला जो तरीका है खुश रहने का, वो एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेवरिंग। अब सेवरिंग ये बिल्कुल सेवर पुलाव से नहीं निकला, हालांकि आई लाइक सेवर पुलाव, आई थिंक इट्स अ वेरी क्विक मील। आप खड़े खड़े कहीं भी खड़े होकर ख़रीद के खा सकते हैं, और देन जो भी मीटिंग है, जो भी काम है, उस पर हम दौड़ सकते हैं। बल्कि मोस्टली इवेंट्स पे भी हम लोग सेवर पुलाव ही ऑर्डर करते थे, और काफ़ी इकनॉमिकल भी था, और काफ़ी अच्छा भी। लेकिन इस सेवरिंग का मतलब कुछ और है। सेवरिंग का मतलब है ऐसी बातों को याद करना जो आपको पास्ट में खुशी दे चुकी हैं। और अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो इसकी टोटल सेंस ऐसे बनती है कि एक दफ़ा एक चीज़ ने अगर आपको खुशी दी है, वो आपकी मेमोरी जो है ना, वो आपका असासा है, वो आपका रिसोर्स है, उसको चैनलाइज करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूँकि वो एक वेयर हाउस में बात जमा हो गई है, आप उसको एक्सेस करके दोबारा से खुशी फील कर सकते हैं। और ये उन लम्हों के लिए है जब शायद आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा,
शायद आपको लग रहा है कि नहीं, आज तो दाल नहीं गल रही, आज तो जो दिन है ना मेरे हक में नहीं बेहतर जा रहा, अब मैं क्या करूं? उस लम्हे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थिंक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी एक चीज़ के बारे में सोचें जिसने आपको खुशी दी हो। मेरे नज़र में कुछ ऐसे लम्हे थे जब मैं दोस्तों के साथ कॉलेज से बंक मार के हम गोलगप्पे खाने गए, मुझे उस बात ने बहुत खुशी दी। तो मैं अक्सर उसके बारे में सोचती हूँ, या मैं सोचती हूँ अपनी नीस के बारे में, उसने अपनी तोतले अंदाज में मुझे कुछ कह दिया, मुझे उस चीज़ से खुशी मिली, हंसी आई, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज आ रहा है, आपके पोस्चर में चेंज आ रहा है, सिर्फ सोचने से। ये है ताकत आपके जहन की, और जहन तो अल्लाह ने हर किसी को ही दिया है। तो उसकी ताकत को इस्तेमाल करें इन नई हैबिट्स के थ्रू जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर आप वैसे करके देखेंगे आपको उसका इफेक्ट भी नज़र आएगा। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि इंसानी जहन जो है, अगर कुछ देखे बगैर हकीकत से भी दूर एक खुशी की बात के बारे में सोचे भी तो उसको फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोचने की हद तक हम महदूद नहीं रख सकते। सेवरिंग का मतलब होता है किसी एक ऐसी बात के बारे में सोचना, फिर उसके बारे में बात करना, शेयर करना। इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि जब आप दोस्तों के साथ भी बैठें तो बहुत माइंडफुली बैठें कि आप किस किस्म की बातें करें। अगर आप उनको कोई ऐसा ऐसा वाक़या भी सुनाएं जिससे आपको खुशी हासिल होगी, आप यकीन करें आपने उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बात ऐड की है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने दुखड़े रोने रोएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, अपना ड्रामा क्रिएट करेंगे, तो आपने खुद को भी इज्जत दी है और उनको भी आपने नेगेटिव एनर्जी दी है। देखिए, मसले सबकी ज़िंदगी में होते हैं, हम किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं उससे पता चलता है कि क्या हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या हम ड्रामा ही एक फैक्ट्री में क्रिएट करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेवरिंग का मकसद सिर्फ ये है कि हम उन तमाम मेमोरीज़ के बारे में बात करें जिससे हमको फ़ायदा होता है। और इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई किया है, मैंने फ़ैसला कर लिया बहुत पहले कि मैं जब भी किसी महफ़िल में होंगी, चाहे मैं अपनी दोस्तों की महफ़िल में हूँ, घर वालों के साथ हूँ, प्रोफ़ेशनली कहीं पे चल रही हूँ या कहीं पे भी बात कर रही हूँ, मैं एक प्रॉब्लम की बात सिर्फ़ तब करूँगी जब ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन मेरे पास हो। और जब मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगी तो मैं फ़ौरन ही उसका सॉल्यूशन भी साथ में दूँगी, ताकि मैं सुनने वाले के दिल को बेचैन ना करूँ। वो ये भी ना सोचे कि मेरी दोस्त अज़ियत में है, यानी कि मैं, और वो ये भी ना सोचे कि अच्छा दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। तो फ़ौरन जब आप किसी मसले के बारे में बात करें तो आप ये भी बात करें, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है टू लुक एट इट। उससे आपकी जो गुफ्तगू है ना वो एक मुकम्मल सर्कल में जा रही है। आपने किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात भी छेड़ दी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किए बगैर। उसके अलावा मैंने ये भी सोचा है कि हम जब बात करें तो कोशिश करें अच्छी बात करें, अपनी ज़िंदगी की उन हकीकत के बारे में बात करें जो अगले बंदे को तो खुशी दे, आपको भी खुशी दे। कोई ऐसी रिलेटेबिलिटी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो अगले बंदे को भी मजबूर करे ये सोचने पे कि दुनिया वाकई में एक बेहतर जगह है। आप यकीन करें, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, लोगों का दिल चाहेगा कि वो आपके पास बैठें, लोगों का दिल चाहेगा कि वो आपसे अपनी दिल की बात करें, एक किस्म का भरोसा क्रिएट होता है। लेकिन ऑल इन ऑल बाय द एंड ऑफ द डे जब वो आपसे मुलाकात करके घर जाएंगे वो सोचेंगे कि पता नहीं व्हाट इट इज़, लेकिन मुझे खुशी होती है इस बंदे के साथ मिलके। लेकिन उसका राज सिर्फ सिंपल यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव बात करें, और अगर नेगेटिव बात भी करें तो उसको बहुत तरीके से आप पैकेज करके करें ताकि अगले बंदे पे कोई इफेक्ट ना आए। तो सेवरिंग, अच्छी यादों के बारे में बात करना, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिली हो उसको सेवरिंग कहते हैं। और ये सबसे पहली टेक्निक है जिसको आपने इस्तेमाल करना है खुद की खुशी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक जो डिपेंडेंस है कि हम दुनिया के बदलती हुई रुतों को ही फॉलो करके खुशी हासिल करें कि कुछ हो जाए तो हम खुश हो जाएं, उसको हम कैंसिल आउट करके खुशी खुद से क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम किसी और लम्हे के लिए मोहताज ना हो जाएं कि अच्छा भाई कुछ होगा तो मैं खुश होऊंगा या होंगी, उसके अलावा तो मैंने दुखी रहना है। लेकिन सेवरिंग सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रहती है, ना सिर्फ बात करने पे। आपको सेवरिंग इस तरीके से करनी है कि दोबारा आप उसी लम्हे में चले गए हैं। आपने खुद को पिक्चर करना है कि जो उस टाइम की तंजीला थी वो क्या फील कर रही थी, इतनी खुश थी, और आपने उस लम्हे में जाके उस लम्हे को दोबारा से इमेजिन करना है। तो उसको हम सेवरिंग कहते हैं। कहने को बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा और आप इन चीज़ों को पिकअप करना शुरू करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में फ़र्क भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इतनी आसान है
इतनी सिंपल है, लेकिन कोई उसकी ताकत को समझता नहीं है। और मैं इस पूरी पॉडकास्ट में से रिलीजन को साइड पे निकाल रही हूँ, क्योंकि रिलीजन को लेके हम सब काफ़ी पर्सनल हैं। कौन किस मज़हब को फॉलो करते हैं उनका ज़ाती मामला है। लेकिन अगर हम लोग जनरली लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत सारी ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ें ऑलरेडी हमारे मज़हब में मौजूद हैं। दूसरी जो बात है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्र। और आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, अगर एक बात मैं 1 करोड़ दफ़ा कहना चाहूँगी किसी से, वो यही बात है, कुछ भी हो जाए शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, थैंक यू कहें, और या ये कह दें कि इस चीज़ में से सिर्फ अच्छा ही होगा। दैट्स इट। आपका ज़िंदगी का जो एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। फिर कोई आपको ख़रीद नहीं सकता, कोई आपसे कुछ करवा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, आपकी नज़र में वो अच्छा ही है। शायद नज़र देख रही हो कि कोई नुकसान हो गया है, पैसे चोरी हो गए हैं, दिस एंड दैट, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग वो इतने हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कि उसको पता है कि मुझे शायद अभी इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका फ़ायदा ही है। और आप उस पर शुक्र अदा करें। अब ये नहीं कि आप 10 दिन बाद शुक्र अदा कर रहे हैं, इसकी भी पावर है कि उस लम्हे में अगर आप शुक्र अदा करें तो उस पूरे लम्हे का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। इट मीन्स कि कोई आपके दिल के साथ खेल नहीं सकता, कोई आपको जानबूझ के दुखी नहीं कर सकता। ये उन बातों पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई आपको गाली देते, आपको अगर कोई गाली दे दे, आप खुद से सोचें कि ये बात तो सच ही नहीं है, तो मैं दुखी क्यों हूँ। कोई आपको कुछ भी कह दे, जैसे कोई अगर मुझे बेवकूफ़ बना दे, तो कह दे कि तंजीला तुम बेवकूफ़ हो, तो मैं क्या उस चीज़ को लेके दुखी होंगी? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं तो इग्नोर कर दूंगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई कोई स्पेनिश बोल के चला गया और मुझे समझ ही नहीं आई है। तो वो मेरी नज़र में हकीकत ही नहीं है। लेकिन ज़िंदगी चूँकि चेंज होती है, मुख्तलिफ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कोई चैलेंज आपके सामने आए तो क्या आप डर के छुप जाएं, या आप दुखी हो जाएं, रोना धोना शुरू कर दें, या आप बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैलेंज भी आया है तो खुशखबरी ही लेकर आया है, कुछ ना कुछ मैं इससे सीखूंगा, सीखूंगी, और जो मेरा शुक्र है वो मेरा सबसे बड़ा असासा है। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। मेरी बचपन से लेकर अब तक माजूरी है, क़यामत तक यही रहेगी। बहुत मुश्किलात को देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, चली गई। लेकिन अगर मैं आज से 20 साल पहले अपना एटीट्यूड देखूं तो मैं घबरा जाती थी। अल्लाह से बात करती थी कि देखें, मैं तो माजूर हूँ, मैं तो ये हूँ, और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और वाकई में मुझे लगता था कि मैं बेड एक सोफ़े में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। बस सोफ़ा भी पड़ा है फर्नीचर की तरह, मैं भी पड़ी हूँ फर्नीचर की तरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम किसी अगर शादी पे गए हैं, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो मैं दुखी होगी। मैंने कहा देख लें ज़रा, ये कितनी गलत बात है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, पता है क्या, एक्सेसिबिलिटी तो नहीं थी, मुझे कैसे भी करके व्हीलचेयर को उठा उठू के ऊपर ले तो गए, क्या नीचे बेसमेंट में ले तो गए। हाँ, वहाँ पे गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। अब देखो ना, अगर मैं ना आती तो इतने अच्छे गुलाब जामुन मिस हो जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई, कैसे भी करके। रैंप है या नहीं है मेरा मसला है ही नहीं। बात यह है कि गुलाब जामुन बड़े अच्छे थे, या सीख कबाब बड़े अच्छे थे। अगर आप अपनी नज़र को ट्रेन कर लें कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की कैफ़ियत में भी कोई ऐसी बात ढूंढनी है जिसका आप शुक्र अदा कर सकें, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप ना सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होंगे, बल्कि आप एक ऐसी एग्जाम्पल बन जाएंगे अपनी नज़र में जिसका कोई कुछ नुकसान कर ही नहीं सकता। ताकत है ना, ये हमारे दिल की ताकत है कि हम अपने आप को इतना ग्राउंडेड कर लें। तो शुक्र लब से कहना या मानना, कहने को बहुत सिंपल चीज़ है, और अब तो ये साइंस भी बोल रहा है, लेकिन शुक्र करना हर लम्हे में बहुत बड़ी एक साइन है एक मजबूत दिल का। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या हैसियत है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका जेंडर क्या है, ऑल ऑफ दैट नहीं। एज लॉन्ग एज आप जिंदा हैं, आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो शुक्र अदा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी सही तरीका है। एटीट्यूड वाइज तो हम अपने एटीट्यूड में हम एक शुक्र का लेंस ला ही रहे हैं, लेकिन सोने से पहले 5-10 मिनट तक उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें, या वो शायद उस दिन हुई या आपकी पिछली ज़िंदगी में हुई जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, शुक्र अदा करना चाहते हैं। ये एक्सरसाइज मैं पिछले 3-4 सालों से कर रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ मुझे बेहतर होते हुए नज़र आती है। कुछ गलत होता भी है तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, तो मेरी नज़र में ज़िंदगी बेहतर ही हो रही है, वो आगे ही जा रही है, पीछे का बैक गियर हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो शुक्र अदा करना एक एक्सरसाइज बना लें और अपने एटीट्यूड का हिस्सा बना लें। तीसरी एक ऐसी बात है जो अगेन बहुत सिंपल साउंड करती है, लेकिन
ये अगर हम लोग माइंडफुली यानी कि होश में रहते हुए थोड़ा सा नियत के साथ करना शुरू कर दें तो ये भी हमारी ज़िंदगी में खुशी क्रिएट करती है। और इसको हम कहते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि किसी के साथ बेशक जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दें किसी और के लिए जिससे उसके लिए वो सिला रहमी में आ जाए, तो आपको वो खुशी देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर हम पाकिस्तान में चूँकि रहते हैं, मोस्टली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सबको ही मुस्कुराहटें देते रहें, लेकिन अगर कोई आंटी हैं, कोई बूढ़ी इंसान है, कोई बच्चा है, अगर आप उसको मुस्कुराहट भी दे देंगे तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है कि आप उसकी ज़िंदगी में उसको वैलिडेट कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको दे के खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो ये भी एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम सदका खैरात तो करते रहते हैं, लेकिन मोस्टली हम सदका करते हैं एक मजहबी मेंटालिटी के साथ। अगर हम थोड़ा सा अपना जहन लगा कर अगले बंदे से पूछ लें कि उसको क्या चाहिए, शायद उसको सदका नहीं चाहिए, उसको शायद कोई अच्छी एडवाइस चाहिए, या उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या उसको नौकरी चाहिए। आप शायद उसको नौकरी नहीं दिलवा सकते, लेकिन शायद आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप उससे ये भी पूछ लें कि तुम्हें किस चीज़ का शौक़ है, जैसे अक्सर कुछ बच्चे बाहर फूल बेच रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई आपको किस चीज़ का शौक़ है, तो वो कहते हैं हमको पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए हमको ये फूल बेचने पड़ते हैं। तो उस लम्हे में उनको 10-20 रुपए दे के उनका कोई फ़ायदा नहीं मैं कर सकती, लेकिन मैं उनको एक ऐसे इदारे के साथ कनेक्ट करवा सकती हूँ जो उनके घर का खर्चा भी उठा सकता है और उनके लिए तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ भी ला कर दे सकता है। तो वो एक बेहतर एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अब शायद कहने को इसमें सिर्फ चंद लम्हे लगेंगे, लेकिन ये करने से अगले बंदे का भला हो वो उसकी किस्मत है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशी अपने लिए क्रिएट कर ली है। तो अब साइंस भी इस बात को मान रही है कि जब हम लोग बगैर किसी लालच के किसी और के लिए कुछ करेंगे, किसी और को खुशी देने की जद्दोजहद में लगेंगे, हमको खुद खुशी हासिल होगी। और अब मेरे मामले में चूँकि मैं माज़ूर में व्हीलचेयर पे होती हूँ, कुछ लोगों को शायद ये वर्ड भी अच्छा ना लगे, लेकिन बताने के लिए कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आई डू इज़ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी व्हीलचेयर का सही से इस्तेमाल करूँ किसी और को फ़ायदा देने के लिए। जैसे कि अगर दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं और अगर उन्होंने कोई ख़रीदारी की है, तो मैं कहूँगी कि ये आप मेरी व्हीलचेयर के पीछे लटका सकते हैं। या अगर किसी के पास बैग है, तो मैं ऑफ़र करूँगी कि आप उसको मेरी व्हीलचेयर के पीछे लटका दें, ताकि आप अपना दिन अच्छे से एन्जॉय कर सकें, ज़रा हल्का-फुल्का फ़ील करें। और चूँकि मेरी व्हीलचेयर के पीछे एक चीज़ लटकी हुई है, मुझे तो परेशानी नहीं दे रही, लेकिन चूँकि मैंने ये चीज़ सजेस्ट की है, अगले बंदे का फ़ायदा हुआ है, ऑटोमैटिकली मैंने खुशी हासिल कर ली है। अगर आप इस बात को थोड़ा-सा माइंडफुली करना शुरू करें, लेकिन शर्त ये है कि लालच ये ना हो कि अगला बंदा कुछ भी आपके लिए करेगा या आपको थैंक यू भी कहेगा। आपने बगैर इस लालच के किसी के लिए कुछ ना कुछ करना है। सो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस भी हमारी ज़िंदगी में खुशी हासिल करता है। और जैसे जैसे ये लिस्ट आगे जाएगी, टोटल 7 चीज़ें हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। और अगर आप कुछ दिन तक करते रहें तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और 1 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी ज़िंदगी किस हद तक बदल चुकी है, बेहतर हो चुकी है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है सोशल कनेक्शन। हम शायद इस दौर में इस बात को ज़रा ना माने, हम सबको अकेले रहने का शौक़ है। आइसोलेशन इतनी बड़ी एक लानत बन चुकी है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बात करते भी हैं तो बेतुकी फ़ज़ूल गॉसिप, आइडल टॉक करते हैं। घर वाले आपस में बात नहीं करते। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे का, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन को एक सोशल कनेक्शन की निगाह से देखें, इस तरह से देखें कि एक दूसरे से बात करना अगले बंदे को एहसास दिलाता है कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है, मैं भी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं, हैप्पीनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और एक कम्युनिटी, एक नेशन कैसे राइज़ करती है, उसके क्या फ़ायदे हैं। जो कि मैं स्वीडन में रहती हूँ और स्वीडन में एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई किसी से बात नहीं करता। ये इनका माशरती प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस भी नेक्स्ट लेवल के हैं। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो हम बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन बेतुकी फ़ज़ूल क्वालिटी की गपशप नहीं करते हैं, फ़ज़ूल बातें करते हैं, तो वहाँ पे एक अलग किस्म का मसला है। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम इन दोनों एग्ज़ाम्पल से सीखें और एक ऐसा अपना माइंडसेट सेट करें, अपने लिए रूल्स बनाएं कि जब हम सोशल कनेक्शन की तरफ जाएं, यानी कि बातचीत करने के लिए जाएं, तो हम इस नीयत के साथ जाएं कि हम अगले बंदे को भी एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है और ख़ुद भी कोई ऐसी बात करें, ख़ुद को ये कहते हुए कि मैं भी अकेली नहीं हूँ। चाहे हम किसी
किसी अनजान इंसान से, एक अजनबी से क्यों ना बात कर रहे हों। सोशल कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है खुशी हासिल करने के लिए। और अगर ज़िंदगी में आप खुश हैं या ना खुश हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए आप किसी ना किसी से बात करें, चाहे वो कोई अजनबी हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपका सपोर्ट सिस्टम हो। और अगर कुछ नहीं है तो एक थेरेपिस्ट के पास आप जाएं। शायद आपको लगेगा कि आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें हमारा ज़हन हमको बार बार कहता है कि ये मुंह से ना बात निकालना, बेवकूफ़ लगोगे, ये मत कहना, पागल लगोगे, हमें ये हमारा ज़हन कहता है। लेकिन आपको ना आपके ज़हन को भी बीट करके आगे जाना है। सोशल कनेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर आपने काफ़ी अर्से तक किसी से बात नहीं की है, आई वुड हाईली इनकरेज कि आप बात करें। आजकल सोशल मीडिया के दौर में दोस्त बनाना आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि किस किस्म के लोगों के साथ आपने दोस्ती रखनी है। लेकिन जब आप इस नीयत से दुनिया में जाएंगे कि आपने सोशल कनेक्शन डेवलप करना है, खुद के लिए भी अगले के लिए भी, तो आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। ये बात तयशुदा है। पूरी दुनिया में मुझे कितने ज़्यादा अपने जैसे लोग मिले हैं, क्योंकि मेरी एक सर्टन इंटेंशन थी कि मैंने दुनिया को दिखाना है कि एक मुस्लिम औरत कैसी होती है, एक पाकिस्तानी औरत कैसी होती है, एक माजूर इंसान जब अपनी पावर को समझ रहे तो वो कैसी होती है। तो मुझे ऐसे लोग मिले जो इस बात को समझते थे, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कभी भी ज़्यादा दिन ना गुजारें किसी और से बात किए बगैर, और ये सोचना कि मैं बस खुद के साथ ही खुश हूँ, ये हमकाना बात है। ये एक वेस्टर्न ख्याल है और जिससे वेस्ट भी आजकल बड़ा सताव है। यकीन कर लें, मैं वेस्ट में ही बैठ के आपको बता रही हूँ कि जो हमारी सखावत है, ऑलरेडी हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फ़ायदा मंद हैं, साइंटिफिकली भी, मज़हब वाइज भी, एक दूसरे के लिए, इंटरपर्सनली भी, इंडिविजुअली भी। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। और अगर दुनिया में हम आ ही गए हैं तो कोशिश करनी है कि अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम खुशी हासिल कर सकें, किसी के पीछे भागने की बजाय खुद ही उसको क्रिएट कर सकें।